आज आपकी हिंदी की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपकी हिंदी की टीचर्स तो आई नहीं है, ठीक है? तो हिंदी में आप लोग क्या पढ़ रहे थे ये बताइए। अनुस्वार और ये सबको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। अनुस्वार और ठीक ठीक, चलो ठीक। देखो, आप लोग ये जानते हैं वर्ण, वर्ण क्या होता है? यस, वेरी गुड। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो समझो, सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। ठीक, ये वर्ण के बारे में बात हो गई। अब देखो, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चीजों को समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्ण बेटा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक? एक पहला आपका है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन, ठीक? अब स्वर क्या है, जरा हम स्वर पर ध्यान देते हैं, ज्यादा से परेशान नहीं होना है, ठीक है? स्वर क्या होता है? एक एक बात करते हैं, पहले स्वर पे बात करते हैं। स्वर क्या होता है? कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली प्राण वायु कहीं बाधित नहीं होती, मतलब बिना बाधा के हमारे मुख से जिस भी वर्ण को बोलने में जो हवा है वो अपने आप बाहर आ जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक? हाँ, जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो। तो सीधी सीधी बात हो गई ना। तो लिख दो कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, समझ गए? इसको क्या कहते हैं? स्वर, ठीक? अब आते हैं स्वरों की संख्या पे। स्वरों की संख्या कितनी होती है ये बताइए। 11 होती है, ठीक? चलिए, वेरी गुड, इतना तो आप लोगों को कम से कम जानकारी है। स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11, ठीक? 11। हाँ, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, अच्छा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? छोड़ो, मूल स्वर पे मत जाओ, पहले यही पे आ जाए। पहले अगर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, चलो ठीक। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? और प्लुत, ठीक। चलो, हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, सर बहुत कम समय। बेटा ये एक मात्रा क्या होती है? सर जैसे रुको, एक सुनो, एक एक करके बताओ। ये एक मात्रा, ये एक मात्रा है। बोलिए।
एक मात्रा, जैसे पहले सुनो, तुम लोगों ने कहा कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, तो ये ह्रस्व में एक मात्रा क्या है? हाँ, जिसमें ज्यादा समय ना लगे, कम समय लगे। जैसे अगर कमल बोलो, कमल, ठीक, ये बोले सही हो तुम लोग, एक मात्रा का समय लगता है, लेकिन वास्तव में एक मात्रा होती क्या है इसको भी तो जानो। तो ये अपने आप में एक मात्रा है, ठीक। दीर्घ में क्या होता है कि दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में क्या होता है, दो मात्रा का समय लगता है। और प्लुत में क्या होता है कि त्रिमात्रिक होता है, तीन मात्रा का समय लगता है। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो ओके बेटा, अब देखो आपकी मैम ने आपको अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाया है, ठीक। इसी के साथ आप लोग पढ़ रहे थे। बोलिए, ये अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है? हाँ, जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक से निकलती है। हाँ, वेरी गुड। ऐसे स्वरवर्ण हाँ, जिनके उच्चारण में प्राणवायु नाक से निकले वो अनुस्वार, जैसे अंगूर, अंगूर पता है कि नहीं, ये अनुस्वार है। अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। वो तो अलग कैटेगरी होगी बेटा। दूसरा अनुनासिक देखिए, अनुनासिक देखिए, अनुनासिक देखिए। अनुनासिक में क्या होता है कि प्राण वायु जो हमारे मुख से निकलती है वो मुख और नासिका दोनों से निकलती है। मुख और नासिका, ठीक, नासिका दोनों से निकलती है। समझ गए? सर इसको लिखते समय लगाया जाता है। दोनों से निकले, इसका चिन्ह होता है ये, सर चंद्र, ठीक। समझ गए ना? किसी कोई दिक्कत यहां तक? यस सर। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। आगे देखो, एक और देखते हैं। इसके बाद इतना समझ, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यस सर। अच्छा, यस सर। आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अनुस्वार हो गया, नासिक हो गया, स्वर हो गया। संधि आप लोग पढ़े हैं? संधि, यस सर। यस सर। ठीक, संधि। यस सर। संधि क्या होता है ये बताओ? दो वर्णों के परस्पर मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। चलो ठीक, दो वर्णों के परस्पर, मेल से जो विकार उत्पन्न हुए, ठीक ठीक ठीक, अभी लिख देते हैं। परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं हम अरे बेटा अभी रुक जाओ, क्यों, हम तो लिख ही रहे हैं ना। उसे संधि कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा सही लिखी है? बताइए। यस सर। ये परिभाषा सही लिखी है? कहते हैं कि दो वर्णों, अच्छा इस परिभाषा को अगर आपको देखना होगा तो कैसे देखेंगे?
कह रहे हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो मान लो एक वर्ण हम ले लेते हैं, यहाँ ले सकते हैं ना, एक वर्ण ले लिया हमने क, दूसरा ले लिया ख, ये दोनों वर्ण है कि नहीं? बोलिए। देखो आपने परिभाषा यही बताई है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, तो देखो दो वर्ण को हमने मिला दिया, ठीक, ये दो वर्ण है, एक और दो, क और ख दोनों वर्ण है। बोलो भाई। वर्णों का कहाँ अर्थ निकलेगा यार, शब्दों का अर्थ निकलेगा बेटा ना। भाई शब्दों का अर्थ निकलता है ना, वर्ण का कहाँ अर्थ निकलता है। तो अगर इसको मिलाओगे तो इससे कुछ विकार होगा? नो सर। क्यों? नो सर। तुम लोग परिभाषा तुम लोग यही बताए हो, अब हमने उसको प्रूफ किया उदाहरण के तौर पे, तो कह रहे नो सर। तुम लोग परिभाषा यही बताए हो ना, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो ये जो बताओ, हम दोनों वर्णों को रखे हैं भाई। चलो इसे दूसरा भी रख लेते हैं। दूसरा क्या बताए हो? विद्याधनार्थी। विद्याधन क्या? आर्थी। क्या ये होगा आर्थी? ये होगा, ये होगा, यस सर। ये आर्थी होगा कि अर्थी होगा? पहले ये बताओ। सर अर्थी। अर्थी होगा ना। लोग दिमाग से थोड़ा सा काम करो बेटा। विद्याधन अर्थी। चलो अब इसमें कैसे होगा, अच्छा तुम ही बताओ। सर जैसे विद्या अर्थी अलग, तो विद्या मतलब शिक्षा और उसको ग्रहण करने वाला होता है। नहीं नहीं, ये हमको मत बताओ, ये हमको पता है। तुम हमको इस परिभाषा को इस पे फिट करके दिखाओ। आपने परिभाषा कही है कि सर दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, तो मैंने उदाहरण लिख दिया और परिभाषा भी आपकी लिख दी। अब आपको करना यह है कि इस उदाहरण पर इस परिभाषा को फिट बैठाना है, तभी आपकी परिभाषा कारगर होगी, अन्यथा आपकी परिभाषा निरर्थक हो जाएगी। चलिए सर, क्योंकि जो विद्या है सर उसमें लास्ट वर्ड आ लग रहा है, और जो अच्छा विद्या में लास्ट वर्ड आ लगता है। अच्छा यहाँ आ लग रहा है, यहाँ अ लग रहा है, फिर अब क्या? इसको मिक्स करने पर विद्यार्थी बनेगा। अच्छा इस मतलब आ और अ को मिक्स कर देंगे तो विद्यार्थी बन जाएगा। सर आ धन हाँ इक्वल टू सर आ। वेरी गुड। आ धन अ को जब मिक्स करोगे तब ना दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होगा। इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ है। ध्यान से देखो, इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ है, और इसका अंतिम अक्षर अ है। अब तुम्हारी परिभाषा एकदम फिट बैठेगी। परिभाषा क्या कहती है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, देखो यही परिभाषा आपने बताई थी, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से। अब देखो सर आपकी वॉइस कट क्या आ रही है बेटा, हाथ का नेटवर्क इशू हो। तो दो वर्ण देखो ये हुए अ और आ और अ। आ और अ को मिलाओगे तुम्हारा बनेगा आ, क्योंकि हमेशा अपने आप का दीर्घ बनता है। याद रखो, जब बड़े और छोटे मिलते हैं तो हमेशा बड़ा बनाता है। ये नियम है किसका? दीर्घ संधि का। ठीक है, तो यहां आपका क्या बनेगा? विद्यार्थी। समझ गए? बोलो कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? सर एक बार फिर से रीजन की वॉइस क्लियर किया। देखो बेटा, कह रहे हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। उदाहरण के तौर पे आपने हमको बताया सर विद्या और अर्थी। तो विद्या को अगर तोड़ोगे तो इसका बनेगा ब धन ई धन द आधा द धन आ, तो अंतिम अक्षर इसका बनेगा आ। पहला शब्द अ है ही, तो आ और अ दोनों अक्षरों को लेते हैं, विकार बनाएगा आ। किसके चलते? दीर्घ संधि के चलते।
दीर्घ संधि क्या कहती है कि जब छोटा से बड़ा मिलता है तो बड़ा ही बनता है। तो हमारा नया शब्द क्रिएट शब्द बनेगा आ, और हमारा वर्ड बनेगा आ, और शब्द बनेगा विद्यार्थी। ठीक, चलिए संधि कितने प्रकार की होती है ये बताओ। सर संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। सर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो स्वर संधि, ठीक। दूसरा हम लेते हैं, कौन सा बताया तुम लोग? व्यंजन संधि। व्यंजन। तीसरा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलो ये बेटा स्वर संधि क्या होती है, जरा हमको ये बताओ तो। सर स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, स्वर संधि। चलो एक स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो कर्म बनता है स्वर संधि कहते हैं। बेटा एक फार्मूला दे रहे हैं, लिख लो। ये फार्मूला दे रहे हैं, नोट कर लो, नोट करो इसको। यस सर। समझ गए? फार्मूले को नोट करो बेटा तत्काल। हो गया बेटा? यस सर। इसको मिटा देना, इसको मिटा देना। यस। अच्छा ठीक। यस। चलिए व्यंजन संधि के लिए दे दे रहे हैं, उसको भी लिख लो, ठीक है? तो लोग को बड़ा काम देगा। व्यंजन संधि के लिए अलग पेन से दे देते हैं, नोट कर लो फार्मूला। बेटा एकदम घबराना मत। एकदम आराम से लिख दे रहा है, फार्मूला है ये। किसी फार्मूले को बैठाओगे एक भी संधि आपके पूरे जीवन में कभी गलत नहीं होगी। और जो फार्मूला दे रहे हैं इसी फार्मूले को रख लेना। लो चलो नोट करो इसको तुरंत। व्यंजन के साथ यदि जुड़ने वाला पहला शब्द व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों में से कोई हो तो व्यंजन संधि बनेगी। बस ये याद रखना है कि जो जुड़ने वाला अंतिम अक्षर होगा पहला वो व्यंजन ही होना चाहिए, ठीक? ओके सर। थोड़ा सा ये सामान्य जानकारी रखा करिए ग्रामर की, ठीक है ना? और अब धीरे धीरे आप लोग हायर क्लास पे पहुंच रहे हैं, इसके बाद 10th में जाएंगे तो ठीक। इसको मिटा दें? यस सर। चलिए अगला देखिए। अगले का भी थे आप लोगों को फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग कहीं भी रख के यूज कर लीजिएगा, आप लोग कभी भी असफल नहीं होंगे। बस आपको शब्द पकड़ना आना चाहिए कि शब्द व्यंजन है कि स्वर है, वर्ड स्वर है कि व्यंजन है। फार्मूले पे रखेंगे आपका काम तुरंत, ठीक? अगला देखो, मान लो जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग है। विसर्ग का साइन पता है ना कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक? विसर्ग के साथ चाहे स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े, ऐसे कर देते हैं, या तो फिर विसर्ग ही जुड़ जाए, बनेगा तुम्हारा क्या? विसर्ग। सर ये बहुत ज्यादा संस्कृत में यूज होता है।
नहीं बेटा, हमारे यहाँ नहीं, दुख नहीं, दुख कैसे लिखते हो? दुख तो ऐसे ही लिखते हो। सर मतलब हिंदी में बहुत कम यूज होता नहीं बेटा, हिंदी में पर्याप्त यूज होता है। किसने कह दिया कि हिंदी में कम यूज होता है? चलो इसको नोट करो। हो गया? अब कभी अब तुम लोग कभी संधि भूलोगे ही नहीं, ठीक है? यस सर। चलो, लिटरेचर में तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? बताओ। दुख का अधिकार। बेटा हम बता देंगे, कभी पढ़ाएंगे तो। दुख का अधिकार होता है। दुख का अधिकार किसका है? यशपाल का। यशपाल का है ना? इसमें एक बुढ़िया की कहानी है जो रोती रहती, उसके पुत्र को सांप काट लिया रहता है। आगे ठीक है? तो इसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा है, जरा हमको बताइए।